हाय स्टूडेंट, मैं संजीव आप लोगों को क्लास नाइन्थ का मैथ का सेट वन लेकर के आया हूँ। जो एग्ज़ाम आप लोगों का नवंबर लास्ट में होने वाला है 21-22 का, जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान जैक बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन सेट रिलीज किया गया है उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आप लोगों के सामने आया। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम का तैयारी भी चल रहा होगा, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा सहायता के लिए अपने तरफ से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस करें और जो भी डिटेल चीज़ें होंगी मैं आपको बताते चलूँगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे करके मार्क्स अच्छा से गेन कर सके और आप अपने को टॉप मोस्ट स्टूडेंट में शामिल कर सके। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आप लोगों को, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख रहे हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और आप लोगों को प्रश्नों की संख्या 40 होगी। एक 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 1 घंटा 30 मिनट का। 40 पूर्णांक होंगे और 40 ही क्वेश्चन होंगे, एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आप लोग पूरे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। मतलब ये है कि जो गलत आंसर होंगे उसके सिर्फ मार्क्स काटे जाएंगे, कोई सही आंसर होता है उसमें से मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 4 विकल्प दिए गए हैं, वो आप लोग उसको कोई एक सही करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चंस दे रखा है उसको ध्यान में रखेंगे और वहाँ पे बताता ये है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया गया है और आप इसे देखते चलेंगे, ताकि जो भी होगा ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? पहले सबसे जानते हैं कि परिमेय संख्या कौन सा होता है। तो परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो हमारे p/q के रूप में उसे हम लोग लिख नहीं सकते। ठीक है, मतलब कि परिमेय संख्या वे संख्याएँ होती हैं जो हम लोग उसे p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को जो देखने मिलता है, सबसे पहला इसका आंसर बता देते हैं आपको। सी नंबर इसका आंसर सही वाला नहीं है, बी नंबर भी सही नहीं है, डी नंबर भी सही नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा सही होने वाला है? 3 नंबर, मतलब कि 3 होने वाला है, ए नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए पाई जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो लिखा लिखा हुआ है 10√3 दे रखा है, तो किसी भी इरेशनल नंबर को यानी कि अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करने पर अपरिमेय संख्या बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या बनेगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर 10√3 और अपरिमेय संख्या पाई हो जाएगा। पाई का जो वैल्यू अगर 22/7 दे रखा होता है ना, तो इस पीरियड में ये क्या होता है कि परिमेय संख्या हो जाता है। इसको क्या लगाएंगे हम लोग? परिमेय संख्या लगाएंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर पाई पूछे तो आप लोग क्या देंगे आंसर उसका? इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या देंगे। तो इसका आंसर नंबर ए सही है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे जो है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है, तो इसके लिए हम लोग इसको बी नंबर देंगे। ठीक है, परिमेय संख्या ही मिलेगा जब दो परिमेय संख्याओं को गुना किया जाता है। परिमेय संख्या नहीं होगा, पूर्णांक तो पूर्ण संख्या होगा, फिर अभाज्य संख्या दे रखा है। तो इसमें से मस्ट इम्पोर्टेंट यही मेरा बी नंबर सही है इसका, क्योंकि अभाज्य संख्या होंगी, मान लेते हैं कि अगर कोई भी होंगी, जैसे 1 × 2 करते हैं तो दो परिमेय संख्या हैं, लेकिन ये तो अभाज्य संख्या भी है, दो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। अब पूर्ण संख्या है तो होल नंबर के अंतर्गत भी आता है, तो ये सही है। लेकिन परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीरो किस प्रकार की संख्या है। तो सबसे पहला चैप्टर में आपको यही बताता है, जो क्वेश्चन आप लोगों ने मैथ बुक्स पढ़ रखा होगा तो 1.1 में जो दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है कि जो वो ये है, क्या बोलते हैं, जीरो क्या है? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग इसको p/q के रूप में 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये p का वैल्यू हो जाएगा और ये q का वैल्यू हो जाएगा। बट 1/0 अगर बोलता है आपको, तो 1/0 आपका परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, आप इसको विशेष में ध्यान देंगे, क्योंकि नीचे जब जीरो होता है तो वो अपरिभाषित बोला जाता है, मतलब कि अनडिफाइंड बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मिलकर, अपरिमेय संख्या मिलकर आपको वास्तविक संख्या का निर्माण करते हैं, वास्तविक संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये समझ पाए। तो यहाँ पे इसका नंबर होने वाला है जो वास्तविक संख्या होगा, इसका सी डी नंबर
सॉरी, हाँ डी नंबर सही है। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो फिफ्थ नंबर है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो क्वेश्चंस दे रखा है ना, आप उसको ध्यान से देख लेंगे पहले। 3 और फिर के 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आती है, तो यानी कि हमको देखना है कि 3 से ज़्यादा और 4 से कम होना चाहिए। मतलब कि इसमें जो आएगा वो क्या होगा, 3 से कम होगा और 4 से ज़्यादा होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख पा रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में कौन आ रहा है। मेरा यहाँ पे आने वाला है जो संख्या होगा हम लोगों का, ये हम लोगों का संख्या 2 पाई है, यानी कि 2 पाई तो लेंगे नहीं, क्या अपरिमेय संख्या हो गया। अब 15/7 दे रखा है, 15/7 को डिवाइड करके देखेंगे तो 7 दूना 14 होता है, यानी कि 2 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा नहीं है। यहाँ से 11/4 को अगर डिवाइड कर दे तो 4 दूना 8 आता है, 4 3 12 हो जाता है, 2 पॉइंट आया। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जब 10/3 करेंगे तो 3.3 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या दे पाएंगे कि उसे हम लोग लिख पाएंगे कि 3.3 से अबव हो गया, तो 4 ही के बीच में होगा। मिस दैट कि इसका जो आंसर होने वाला है वो हम लोगों का कौन सा, बी नंबर सही होने वाला है। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग ये 64 के पावर x इक्वल टू दे रखा है, तो इसको चलिए मैं सॉल्व करके सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें कि इसका कैसे हम लोग जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 60 दे रखा है, 64 का पावर x इक्वल टू 8 दे रखा है। ठीक है, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 8 के पावर 2x लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 8 के पावर 2x इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, 8 हो जाएगा। तो अब बेस सेम हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो 2x इक्वल टू इसका पावर 1 है और इसका क्या है 2x है, यहाँ पे 2x आपका लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग जो 2x लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको एक बार और सॉल्व कर देते हैं आप लोगों के लिए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 64 का पावर 2 ये x लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू 8 लिखा है। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका 8 का पावर 2x लिख सकते हैं ऐसे, और इसका 8 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो जब बेस बराबर हो जाता है, जैसे 8 इसका बेस है, 2x और 1 पावर हो जाता है, तो यहाँ पे जब बेस बराबर है तो 2x इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे, 1 लिख पाएंगे, और x के इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ए नंबर सही आता है, तो हम लोगों का x के वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला कहने का मतलब चर किसे बोलते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि ABCD जितने भी होते हैं A to Z तक के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम लोग ये चर बोलते हैं। और 1 2 3 जो नंबर्स होते हैं ना, होल नंबर्स, रेशनल आती है, रियल नंबर जितने भी होते हैं, वास्तविक संख्या, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा एक चर में बोला, एक चर मतलब कि जिसमें x होगा तो x ही होगा, y होगा तो सिर्फ y ही होगा, x और y दोनों नहीं होगा। तो पहले ये 2 हो जाता है, x y इसलिए गलत है, सेकंड थर्ड भी गलत है, और ये तो मेरा बी नंबर सही है, क्योंकि ये थर्ड अगर लेते हैं तो थर्ड का x का पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देते हैं कि 2x के बाद 2x² + 3x + 4 मेरा सही आंसर है। अब बोलता है कि बहुपद में शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, इसका शून्यक कौन सा होता है, तो हम लोग देखिए ऐसा पढ़ते हैं कि जो शून्यक होता है ना, उसका मान रखने पर, जैसे हम लोग इसको px लेट कर लेते हैं, मान लीजिए px इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x + 6 हो जाएगा। अब हम लोग इसको ना px को वैल्यू को 0 रखते हैं शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो ये 2x हो जाएगा, 2x + 6 हो जाएगा। अब 6 को इधर भेज दे तो -6 हो जाएगा, और 2 जब नीचे आएगा तो 2 यहाँ आ जाएगा और x आ जाएगा। और जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो होगा वो -3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो -6/2 है, तो कटने के बाद ये कितना आएगा, -3 आएगा। तो हम लोग यहाँ x का वैल्यू कितना लिख पाएंगे, -3 लिख पाएंगे, जो इसका एक शून्यक होगा। ठीक है, बहुपद 3x के पावर 4 - 3x² - 5 का घात बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी बहुपद का जो घात होता है वो क्या होता है, वो हमारा वो होता है कि जैसे जितना ज़्यादा घात होता है उसको उसको बोलते हैं। ठीक है, उसका पावर बोल देते हैं। तो x का पावर यहाँ पे हाईएस्ट कितना है, 4 है, और यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है। फिर उसका x का पावर कितना हो गया, 0, इसके साथ फिर 5 के साथ मल्टीपल है, तो इसको नहीं देख करके हम लोग देखना है x के पावर 4 को, तो इसके सबसे ज़्यादा क्या है, तो 4 पावर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम लोग डी नंबर इसको लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। px = x - 1 है, तो p0 का वैल्यू बोला है। तो देखिए px इक्वल टू कितना दे रखा है हमारा, x -
वन दे रखा है, ठीक है। अब x माइनस वन जो दे रखा है तो हमें बोला है कि p0 का वैल्यू बताना है। p0 यहाँ रखेंगे मतलब x की जगह कितना पुट करने बोल रहा है, 0। अब 0 माइनस वन रखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, -1 आ जाएगा, यानी कि मेरा ये सी नंबर सही होने वाला है, ठीक है। अब इसके आगे चल करके देखते हैं कि कौन सा नंबर आता है। तो 11 नंबर का बात कर लेते हैं और 11 नंबर को हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन सा ठीक है। तो 2x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा। गुणांक मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ कितना से मल्टीप्लाई किया गया है, तो एक्स स्क्वायर के साथ -5 का मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए हमारा बी नंबर सही है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं ये क्या बोलते हैं, 12 नंबर देखते हैं। यदि किसी बहुपद px का x के पावर 31 + 1, जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है स्टूडेंट्स तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको px और gx लेट कर लेंगे। तो px इक्वल टू तो मेरा दे रखा है, कितना दे रखा है, x के पावर 31 + 1 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है, इसको gx लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो gx लेट करने के बाद x माइनस वन आता है, तो gx को 0 पुट करेंगे तो x माइनस वन इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। जो 1 अगर हमारा आता है तो 1 को हम लोग कहाँ रख देते हैं, उसको वैल्यू रख देंगे px में। तो p1 का वैल्यू निकालने बोल रहा है, जो कि हम लोग सेसफल प्रमेय पढ़ते हैं, जहाँ पे gx से वैल्यू निकाल करके उसमें रखते हैं तो उसका रिमाइंडर बता देते हैं। तो ये बोल रहा है कि सेसफल कितना होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1 का पावर 31 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो 1 का पावर कितना भी होता है तो 1 ही होता है, 1 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करके छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे होंगे, आप लोगों को इसी तरीके से सॉल्व करना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले आने वाला वीडियो आप लोगों को मिल सके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद द्विपद में है, मतलब द्विपद मतलब 2 टर्म होगा तो प्लस माइनस काउंट कर लेंगे। देखिए एक ट्रिक बताते हैं हम आप लोगों को सबसे पहले, कि अगर आप काउंट करते हैं तो प्लस माइनस जितना भी कम होता है, जैसे अगर द्विपद का बोला है तो जिसमें एक ही प्लस माइनस यूज किया गया होगा उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ए नंबर क्वेश्चन। ए में प्लस माइनस 2 जगह लगा हुआ है तो नहीं होगा। बी में देख रहे हैं कि हमारा नहीं होगा वो, तो हमारा ये बी नंबर भी नहीं होगा यहाँ से। मेरा सी नंबर में देखते हैं, सी मेरा क्या है, सी मेरा आंसर सही है, क्योंकि इसमें 2 ही टो है, मात्र एक माइनस का यूज किया गया है, जो कि लिखा गया है कि 5x² माइनस 9x लिखा हुआ है। तो ये मेरा क्या हो जाता है, 2 टर्म होता है, एक टर्म ये होता है, एक टर्म ये होता है। तो हम लोगों को इसका सी नंबर सही है, ठीक है। और इसी तरीके से सभी को सोल्यूशन अगर आप अपने कॉपी में करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, और सुनने के बाद उसे वो करें। इस तरीके से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि हम लोगों के लिए कौन सा क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन होता है। और 40 नंबर में हम लोग क्वेश्चन देख पाएंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इसमें गुणनखंड पूछता है, तो हम आप लोगों को गुणनखंड के यहीं पर करके बताते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि x² -9x है ना, यहाँ पे हम लोगों को क्या दे रखा है, -9x है और +14 दे रखा है। आप लोग पहले थोड़ा सा जाने होंगे कि इस टर्म जो a और c के साथ का जो मल्टीपल होता है ना, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 × 14 करते हैं पहले, तो 1 × 14 करने पे कितना आता है, 14 का आता है। 14 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा, 2 × 7 मिल जाएगा, तो 2 7 जा 14 हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं हम लोग, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो आएगा वो कितना आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि इसका जो वैल्यू आने वाला है वो कितना हो जाएगा, x² -7x हो जाएगा और -9x 2x हो जाएगा और +14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x कॉमन करने के बाद मेरा x -7 आ जाएगा, और यहाँ से -2 कॉमन कर लेंगे तो x -7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से दोनों को अगर सेपरेट करते हैं तो x -2 आ जाएगा और x -7 आ जाएगा। तो यहाँ से x -7 आ जाता है, और ये दोनों हमारे लिए क्या हो जाता है, मेरा ये सही हो जाता है। जो इसके तरीके से जो फैक्टर होगा वो इस नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर आपका सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आता है। आकृति में देखकर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो पहले आकृति को देख लेते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे से दिख सके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस लेते हैं उसको इस तरीके से समझ करके बनाते भी चलेंगे और करते भी चलेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि मैं कुछ आप लोगों को बता दूँ, इसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं
और इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं और इसको वाई डैश बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको भुज बोला जाता है, जो एक्स होता है ना उसको भुज बोलते हैं, ठीक है। और वाई को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। तो आप लोग निर्देशांक जब लिखते हैं तो पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं ऐसे, जिसको एक ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे, और भुज और कोटि इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब भुज कोटि बता दिए हम। अब यहाँ पे देखिएगा लिखता क्या है ना कि बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा, तो बिंदु बी का जो निर्देशांक लिख रहा है ना यहाँ पे, अब एक एक क्वेश्चंस करके हम लोग देखते चलेंगे और थोड़ा सा इसे समझने का भी प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से समझेंगे। देखिए पहले नंबर देखते हैं कि बी कहाँ है, तो बी ये है। तो पहले भुज बोले थे हम, यानी कि हम लोग क्या लेंगे, पहले हम लोग लेंगे -5 को, क्या लेंगे, -5 लेंगे, और इधर से कितने को ले लेंगे, 2 को ले लेंगे, यानी कि हमारा जो आने वाला है वो -5 और 2, 3 नंबर सही है, क्योंकि पहले भुज लिखा जाता है उसके बाद कोटि लिखा जाता है। तो पहले भुज माने कि एक्स डैश को लिखना है और उसके बाद वाई को लिखना था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख 15 नंबर क्वेश्चन तक कर पाए हैं, और आगे चलते हुए इसको देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। लिखता है कि -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे -3 और -5 द्वारा पहचाना गया कौन सा मेरा है, तो वो हमारा ई नंबर है। कौन सा है मेरा, ई नंबर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें ई नंबर टिक आउट कर लेते हैं, ठीक है। ई नंबर पे ही मैच कर रहा है ना, थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे करने के बाद ये देखिएगा यहाँ से जो हमारा आ रहा है -3 है, और इधर से देखने में -5 है, यानी कि ई नंबर जो आ रहा है वो मेरा सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे डी का भुज क्या है। भुज पूछा है, स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। भुज पूछा है, कोटि नहीं पूछा है। तो हम लोग जो पूछा था कि भुज, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का डी का पूछा है, तो डी का भुज बताना है, यानी कि एक्स एक्सिस में उसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग इसको देख पाएंगे कि कितना हो रहा है यहाँ पे, तो इसका हमारा 6 होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में है, ऐसे देखो खींच रखा है, यहाँ पे लास्ट में डी लिखा है और डी के नीचे 6 लिखा है। आप लोग समझ रहे हैं उसे। अब बोलते हैं बिंदु एच का कोटि ज्ञात करना है। 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, एच का कोटि ज्ञात करना है। 17 देख लिए, सॉरी 18 देखेंगे, एच का कोटि क्या होगा। एच मेरा कहाँ पे, एच का कोटि पूछा है, भुज नहीं कोटि पूछा है बराबर, यानी कि वाई डैश में देखेंगे, क्योंकि वाई में तो वैल्यू मेरा जाता नहीं है। ऐसे कुछ इस तरीके से बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे इसको। अगर ये यहाँ से देखते हैं इस तरीके से, तो हमारा ये कोटि बोला है, यानी कि हम लोग का -3 होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा, एच का माइनस ये वाला सही हो जाएगा हमारा। बिंदु एम का निर्देशांक कौन सा होगा, ठीक है। बिंदु एम का निर्देशांक बताना है, क्या बताना है, बिंदु एम का निर्देशांक बताना है। तो बिंदु एम कहाँ है, यहाँ पे एम का निर्देशांक बताना है। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही अगर हम लोगों को पूछता है कि एम का निर्देशांक कितना होगा, तो सिर्फ एम का पूछता है, तो यहाँ पे हमारा एक्सिस पे ही है डायरेक्ट। अब जब एक्सिस पे है तो इसका वैल्यू इसमें वाई नहीं दे रखा है, यानी कि एम का जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे, तो पहले भुज लिखेंगे उसके बाद कोटि लिखेंगे, तो -3 और 0 लिख देंगे, क्योंकि इसमें वाई का वैल्यू नहीं है। इसलिए चलते हैं आगे और इसको हम लोग टिक आउट कर लेते हैं। तो -3 0 आप लोगों को जस्ट अभी बताए थे ही। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कितना होने वाला है यहाँ पे हम लोगों को -3 0 आंसर होने वाला। 0 -3 नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। 0 तो होगा ही नहीं, वो तो उतने आप लोग हैं ही कि थोड़ा बहुत पढ़ रखे होंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं भी पढ़े होंगे उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे डिटेल्स के रूप में मैं बता रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा भी अगर करके समझेंगे तो अपकमिंग जो वीडियोज़ होंगे, मतलब नेक्स्ट सेट का जो होगा ना, आप लोगों को साइंस हो या मैथ्स हो या इंग्लिश हो, सबका धीरे धीरे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को पता चलता रहे, ठीक है। यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो आप लोगों को सर लोग पढ़ा रखे होंगे, जहाँ कहीं भी आप लोगों ने ट्यूशन पढ़ा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु मूल बिंदु बोला जाता है, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु नहीं होता है, वाई अक्ष पर कोई बिंदु नहीं होता है, उसको मूल बिंदु ओरिजिन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छे से बता दे रहा हूँ मैं, ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी ये खींचते हैं ना इस तरीके से एक्सिस, तो इस पॉइंट का बात कर रहा है। अब इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो हम लोग ये मूल बिंदु ही बोलते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन के बाद 21 पे चलते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, उसे ध्यान से समझेंगे। देखिए -2, 0 रैखिक समीकरण का एक हल है, तो के का वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दे रखा होता है ना, वो आप लोगों को क्या बता देता है कि पहले एक्स दे रखा है, फिर उसके बाद वाई दे रखा है। यानी कि हम लोग दिए गए इक्वेशन में चुपचाप क्या करेंगे कि 3y जो लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे हम लोग पुट कर देंगे एक्स और वाई की जगह। तो देखिए 2 इंटू कितना दे रखा है मेरा, एक्स का 2 वैल्यू दे रखा है, प्लस लिखेंगे 2 इंटू 0 3 इंटू 0 रख देंगे, ठीक है।
इक्वल टू के लिख देंगे। अब 2 2 जा 4 हो जाता है, यानी कि 2 दूना 4 और 3 इंटू 0 करेंगे तो 0, यानी कि के आ गया। अब के इक्वल टू कितना लिख पाएंगे हम? 4 लिख पाएंगे। तो मेरा आंसर कितना होने वाला है? इसका आंसर 4 होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हमारा यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण देखिए। अब मानक समीकरण पूछता है, इसमें स्टैंडर्ड बताना है ना, तो मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ थोड़ा सा, और याद कर लेंगे उसे भी कि इसमें कौन सा कैसे दिया जाता है। तो पहला बोलता है कि रैखिक समीकरण बताओ। तो आप लोगों ने रैखिक समय पढ़ रखा होगा, ठीक है। रैखिक समय पढ़ने पर लिखा होगा कि ax प्लस बी जो होता है ना इक्वल टू 0। समीकरण बोला है, अगर पोलिनोमियल बोला होता ना तो हम लोग क्या करते उसको, कि पोलिनोमियल में होता क्या है ना, कि पोलिनोमियल में 0 नहीं दे रखा होता है। ठीक है, पोलिनोमियल की बात नहीं किया है, इसलिए हम लोग जो समीकरण देगा तो उसका 0 लगा करके देखेंगे। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण जो होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0 के रूप का होता है। जो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण पूछेगा तो ax प्लस बी वाई होगा प्लस सी होगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार का रैखिक समीकरण ही है, लेकिन इसमें दो चर आएंगे, इसमें एक ही चर है, इसमें एक चर है, इसमें देखिए दो चर है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा हमारा। ये बी नंबर सही है इसका, क्योंकि इसका जो है ना वो वैल्यू क्या रखा है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जो लीनियर भी है और दो चर में वाला भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित ग्राफ करता है। तो हम आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं कि वो एक सरल रेखा में बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये इस तरीके से, क्योंकि हम लोग जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींचते हैं ना, तो यहाँ पे देखिएगा कि इस तरीके से खींचा जाता है। यहाँ पे खींचने के बाद अगर कोई भी लाइन आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, और जब भी इसको लिखेंगे हम लोग तो वो हमारा क्या दिखाएगा कि ये मेरा ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ग्राफ खींच लेंगे, थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, और ये ओरिजिन से पास नहीं करता क्योंकि यहाँ पे मेरा सी का वैल्यू दे रखा है। एक्चुअल में जो ये सरल रेखा का लाइन का समीकरण होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। मतलब कि a और m के जगह हमारा कुछ भी हो सकता है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, c का वैल्यू आपको दे रखा है। अगर इसको सेपरेट करते हैं तो y माइनस एम एक्स माइनस सी होता है। तो ये स्टैंडर्ड समीकरण जो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है 24 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 दे रखा है। निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है? तो हल जो होता है ना वो समीकरण को वेरीफाई करता है, मतलब कि उसमें अगर वैल्यू रखते हैं तो वो दोनों को मिला करके क्या कर लेगा, उसको संतुलित कर देगा और बताएगा कि ये मेरा आंसर हो गया। तो हम लोग इसमें देखते हैं रख करके कौन सा क्या सही होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ए नंबर है उसमें नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक्स की जगह 5 रखेंगे और वाई की जगह 2 रखेंगे तो 5 और 9 हो जाएगा, लेकिन 7 दे रखा है, नहीं हुआ। अगर 5 5 जो 25 2 2 जा 4 होता है तो ये भी नहीं होता है, लेकिन सी नंबर मेरा इसमें सही होता है, क्योंकि 5 प्लस 2 इक्वल टू कितना होता है 7। सो ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो आप पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। 40 आउट ऑफ 40 आपका मार्क्स बनने वाला है। और आप इस वीडियो को अगर देखते हैं, अपकमिंग वीडियोज़ जो आएंगे उसको अगर देखते रहते हैं और सारे वीडियोज़ अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आप श्योर हो जाइए कि आपका जो मार्क्स होने वाला है वो 40 अप टू 40 होने वाला है हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का मैं सॉल्यूशन अच्छे तरीके से कराता हूँ, और जो भी सॉल्यूशन होता है वो आप लोगों के स्क्रीनिंग पे किया जाता है और सामने देख करके आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके उसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सेम उसी जैसा क्वेश्चन सबर बार इक्वेशन दे रखा है और उसका दो ऑप्शन दे रखा है, तो दोनों को एक्स और वाई की जगह पे रखेंगे और बारी बारी देखेंगे कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो यहाँ पे 2 ए नंबर देता है 2 और 3, दोनों को पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 होता है, धीरे धीरे 9 4 13 हो जाता है, ये नहीं सही है मेरा। सेकेंड नंबर देखते हैं कि 3 2 जा 6 3 2 जा 6 यानी कि 12 हो जाता है, यानी कि मेरा बी नंबर सही हो गया। तो आगे तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दो आंसर तो कभी देगा नहीं मैच करने के लिए, इसलिए इसका बी नंबर सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि अगर बिंदु 2,3 एक्स प्लस वाई के द्वारा निरूपित किया जाता है तो के का वैल्यू बताना है। बस रख दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं करना। सेम क्वेश्चंस देखिए रिपीट कर रहा है ना, इसी तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होने के बाद आपको थोड़ा सा समझ में लग जाता है और आप उसको अच्छे तरीके से कर भी पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख पाते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू के दे रखा है। ठीक है, वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू के दे रखा है, मीन्स दैट कि अगर एक्स की जगह 2 रख दो और वाई की जगह 3 रख दो तो कितना पाते हैं हम लोग, तो 5 पाते हैं। तो के का वैल्यू क्या हो जाता है मेरा 5 हो जाता है, तो मेरा डी नंबर सही हो जाता है। ठीक है, सर 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को ज़्यादा लंबा वीडियो मिलता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख पाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना।
4x+3y = 12 का आलेख अगर खींचते हैं तो एक्स अक्ष के किस बिंदु पर कट करेगा, तो एक्स अक्ष के किस बिंदु पर कट करेगा, यानी कि y 0 होना चाहिए इसका, यानी कि y को कट नहीं कर रहा है तो एक्स अक्ष को अगर कट करेगा तो मेरा कौन सा आना चाहिए, इसमें सही होना चाहिए, यानी कि हम लोग y की जगह पे 0 रख देते हैं और x का वैल्यू ले लेते हैं, तो हमारा वो नंबर सी सही होने वाला, क्योंकि 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 × 0 करेंगे, मतलब ऐसे कर रहा हूँ मैं, 4 × 3 प्लस y × 3 × 0 कर देंगे, क्योंकि y को नहीं कट किया, जब कट करेगा तो जिसको कट करेगा उसी का वैल्यू देगा, जिसका वैल्यू नहीं देगा यानी कि नहीं होगा, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो 4 3 जा 12 प्लस 0 यानी कि 12 आने वाला है, यानी कि मेरा नंबर ये सी नंबर सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी तरीके से 60 डिग्री का पूरक कोण बताना। पूरक कोण किसको बोलते हैं, तो जो पूरक कोण होता है वो 90 डिग्री दो कोनों को जोड़ने के बाद कितना डिग्री बनाना चाहिए, पूरक कोण 90 डिग्री बनाना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो 60 प्लस करेंगे तो उसमें क्या ऐड कर देंगे कि मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, तो 60 + 30 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जो 30 डिग्री हो गया वो पूरक कोण हो गया। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है वो कहलाता है। आप लोगों ने पढ़ रखा हो, ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन पूछता है। वो इतने इजी क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो बच्चे अगर 40/40 ना करें तो फिर तो उसमें उनकी गलती होती है, क्योंकि वो लोग थोड़े भी पढ़ेंगे। और ये वीडियो तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अपकमिंग वीडियो भी इसी तरीके से अच्छे से कराए जाएंगे। आपको थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम अगर होता है तो उसे केयरफुली समझेंगे, थोड़ा सा दिक्कत है, मैकेनिकल प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो थोड़ा सा प्रोवाइड कराते कराते धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे वीडियोस आएंगे इम्प्रूव करते चले जाएंगे। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम वाले कोण को क्या बोलते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है जी 0 to 90 जो होता है न्यून कोण कहलाता है। 90 डिग्री से जो 180 होता है वो अधिक कोण कहलाता है, और 180 से ज़्यादा होता है उसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, रिजु कोण वगैरह में चला जाता है, मतलब कि उसको ये प्रतिवर्ती कोण वगैरह लेकर के बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अधिक कोण लगाएंगे क्योंकि 90 डिग्री से अधिक है और 180 से कम है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लगा देंगे। 90 डिग्री अगर हो जाता तो मेरा समकोण हो जाता। सरल कोण मतलब कि 180 होता है, न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री से कम होता है, तो मेरा अधिक कोण यहाँ पे सही होने वाला है, मीन्स दैट कि यहाँ पे ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग देखेंगे कि 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है। उस कोण का माप क्या होगा जो पूरा कोण के आधे से अधिक होता है, मतलब कि आपको बताना है, देखिएगा यहाँ पे कि पूरक कोण के आधे से अधिक होता है, उस कोण की माप क्या है। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन सा इसका आंसर होने वाला है। यहाँ पे लिखते हैं उस कोण की माप क्या है, तो उस कोण की माप जो होगा वो जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। तो पूरक कोण का कितना होता है बताइए, पूरक कोण का 30 अगर करें तो पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसमें कौन सा आंसर होगा आपको यहाँ पे जो होने वाला है वो आपका आंसर होने वाला है जो इस तरीके से होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन है वो हमारा पूछता क्या है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूरा कौन से अधिक होता है, तो आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम बोलता क्या है ना कि मान लेते हैं कि वो जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो एक्स होगा। ठीक है, तो एक्स और इसका आधा x/2 होगा, इक्वल टू बोलता है ना कि जैसे पूरा कोण के 30 अधिक है उसमें से, तो हम लोग पहले पता कर लेते कि वो एंगल कौन सा है। तो एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 2x कर लेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये 3x हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, यानी कि 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा 180, तो यानी कि 60 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आता है, 60 अधिक आता है, तो 60 से अधिक करेंगे मतलब कि जो 60 ही है वो उसको बोला जाएगा। तो यहाँ पे मेरा नंबर सी सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि कौन सा सही है। तो देखते हैं नीचे दी गई आकृति में ए बी और सी डी में वो बिंदु प्रतिच्छेद करते थे, वो सी बराबर प्लस बी ओ ई इक्वल टू 90 डिग्री है, तो सी ओ ई अगर इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसमें देखिए हम लोग इसको सॉल्व करके आप लोगों को बता देते हैं। ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है, तो अगर ये दोनों मिल करके यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जब अगर मेरा 70 डिग्री मीन्स दैट कि इधर वाला एंगल और इधर वाला को ऐड करें तो कितना आता है 70 डिग्री, यानी कि ये टोटल एंगल कितना आएगा 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि सी ओ ई कितना होगा, सी ओ ई इक्वल टू 110 डिग्री, तो ये बी नंबर आपका सही है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे और देखते हैं कि कौन सा सही होने वाला है। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 22 नंबर, ठीक है 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम लोगों को, सॉरी 22 नहीं 32 क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन जो है
वो हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे वैल्यू जो पूछता है ए बी पैरेलल टू सी डी बोल दिया, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी बोल दिया। और तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछा है। मिस्टेक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल से जो वाई का वैल्यू होगा वो कितने डिग्री का होने वाला है, तो 130 का होने वाला है। और यहाँ से देखें तो यहाँ से टोटल कितना होता है, 180 होता है, तो यहाँ पे 50 दे रखा है, मतलब कि ये जो एक्स का वैल्यू है 130 होने वाला है, यानी कि दोनों को ऐड करते हैं तो 260 आंसर आने वाला है, डी नंबर, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, आप लोग तो इसको देख कर कहीं ऐसे जवाब लगा देंगे। 180 क्वेश्चन होता है और जो चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है। अगर किसी भी पॉलीगॉन का निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि इसमें इस तरीके से लगा देंगे n-2 इंटू 180 कर देते हैं, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे 180। तो एन क्या है यहाँ पे, एन यहाँ पे नंबर ऑफ, वो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ साइड होता है। तो जैसे n- हमने क्या लिखा था अभी, जस्ट जो लिखा था उसमें पुट करके दिखाते हैं, n-2 इंटू 180 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रिएंगल का निकालना तो 3-2 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाता है 180। अब 1 इंटू 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 180, यानी कि 180 होता है। अगर यहाँ 4 रख दिए तो 4-2 किए तो 2 आया, 2 गुना 180 कर देंगे तो 360 आ जाएगा, यानी कि 4 का जो होता है ना क्वाड्रिलेटरल का, वो मेरा 360 होता है। तो इस तरीके से पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन इस तरीके से निकाल सकते हैं। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक एक समकोण हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि अगर हम समकोण त्रिभुज का निर्माण भी करते हैं तो मात्र एक ही बनता है, क्योंकि ये दो न्यून कोण होंगे ही हमेशा, इसलिए भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन एक समकोण बन जाता है 90 डिग्री, मतलब कि वो एक ही बन पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ए बी बराबर इतना दे रखा है, देखिएगा ना यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन अच्छा दे रखा है। ए बी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू बी सी इक्वल टू पी आर एंड द बी सी ए इक्वल टू पी क्यू दे रखा है, मतलब कि एक ट्रिएंगल बना लो, ठीक है, और एक और ट्रिएंगल बना लो। इसका नेमिंग कर दो ए बी सी कर दो, ठीक है, इसका नेमिंग कर दो पी क्यू आर कर दो, क्योंकि पी क्यू आर जैसा दे रखा है वैसा ही नेमिंग भी करते हैं हम लोग। जैसे अगर यहाँ पे जो दे रखा है, अब उसके बाद देखेंगे तो मिलता क्या है कि यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ क्या बोलता है कि ए बी इक्वल टू क्यू आर दे रखा है, ए बी इक्वल टू क्यू आर दे रखा है, ठीक है, बी सी इक्वल टू पी आर दे रखा है, बी सी इक्वल टू पी आर दे रखा है। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रिएंगल क्यू आर पी होना चाहिए, ए बी सी और क्यू आर पी होना चाहिए। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और इसके आंसर को देख लेते हैं कौन सा सही होने वाला है, यानी कि ए बी सी और क्यू आर पी होना चाहिए, ए बी सी क्यू आर पी। कोई आंसर मैच नहीं करता है, चलिए हम लोग इसका सी नंबर, डी नंबर सही लगाते हैं, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। यानी कि हम लोग देख पाएंगे कि जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर पी क्यू आर ऐड कर देते हैं, पी क्यू आर कर दिए, ठीक है, पी क्यू आर में अगर करने पे हम लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पे पी क्यू आर में हम लोगों को मिल जाएगा कि क्यू आर इक्वल टू पी क्यू है, तो पी क्यू भी तो लास्ट में सी ए के बराबर है, सी ए इक्वल टू, लेकिन दे रखा है, एक सेकेंड और थोड़ा सा इसको देख लेंगे, सी ए दे रखा है इक्वल टू पी क्यू दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, सी ए पी क्यू, और यहाँ से एंगल बी ए सी, तो बी ए इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, ए सी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, ए सी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, और बी सी इक्वल टू पी आर हो जाएगा, नहीं गलत है, ए बी, ठीक है, बी सी, ए बी इक्वल टू क्यू आर, ये भी सही नहीं है, वो हम लोगों का सही है बी सी सी ए इक्वल टू पी आर, जी नहीं, वो क्वेश्चन ये मेरा सी नंबर ही सही होने वाला है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वसंगता कसौटी में नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखा देंगे कि एस एस ए नहीं होता है, क्योंकि उसके बदले ए से एस होता है, साइड एंगल साइड लेते हैं, ए एस ए लेते हैं, मतलब एंगल साइड एंगल होता है, एस 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 मतलब साइड 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 होता है, लेकिन ये मेरा सी नंबर कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि एस एस ए नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चंस और पीछे रह जाएंगे, उसके बाद देख लेंगे टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, ठीक है। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों तथा वह जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हों तो वो किस प्रकार का सर्वांग समता होता है। तो ये देखिए इस तरीके से बोल रहा है, जैसे एक ट्रिएंगल अगर ये दे रखा है, एक ट्रिएंगल ये दे रखा है, ठीक है, 2 ट्रिएंगल दे रखा है, बोलता है ना कि ये एंगल और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग इसके बराबर है और ये वाला दोनों बराबर है, तो इस पे जो एंगल है ना वो बराबर होने के एवज में वो एस ए से ये इक्वल हो जाता है, क्योंकि एंगल के बाद साइड होता है फिर एंगल आ जाता है, इसलिए हम लोग एंगल साइड एंगल से इसको प्रूव कर पाते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि सारे इक्वल साइड होते
होते हैं तो 60-60 डिग्री का बनेगा, तभी तो तीनों जा करके 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इसका हम लोगों को 38 नंबर का ए नंबर सही होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाएंगे हम ए नंबर सही है इसका, गलती से नीचे लग गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए नंबर सही है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। क्या लिखता है, यदि एक त्रिभुज की त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज के तीनों भुजाओं से बराबर हो, मतलब कि ऐसे ऐसे दे रखा होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखा पाएंगे ए नंबर ऑप्शन सही है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होते तो ऐसे ऐसे सही किया जाता है। और बीओसी और एओसी सर्वांग समता कसौटी से लिया जाता है। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी देखेंगे हम लोग उस तरीके के क्वेश्चंस देखें और सबके सब डिटेल वाइज देखे हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे YBR एकेडमी को। और यहाँ पे आपको सारे अपकमिंग वीडियोस नहीं बनाए जा रहे हैं उस पर आप कमेंट कर नए वीडियोस के लिए हमें बता सकते हैं, और मैं आपके ज़रूरत अनुसार अगर कहें तो क्वेश्चन आंसर के साथ सारा वीडियोस भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप उसमें हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सा वीडियो नेक्स्ट चाहिए, किस क्लास का चाहिए। मैं 9th 10th जितना भी 8 है मैं सारे का वीडियो धीरे धीरे करके डाल दूंगा, लेकिन जिसकी ज़रूरत ज़्यादा हो वो आप चैप्टर भी बताएं तो चैप्टर भी मैं सॉल्व करके डाल दूंगा। जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है मैं सारे के सारे रूप से सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें, मैं भी थोड़ा सा मेहनत करूँगा और दोनों मिल करके एग्ज़ाम में अच्छा से नंबर गेन करेंगे। अगर आप पास होते हैं यानी कि मैं भी अच्छे से पास होता हूँ, आप अगर गेन नहीं करते हैं तो मेरा भी रिजल्ट उसी तरीका का होता है, क्योंकि टीचर्स का जो रिजल्ट होता है वो स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि टीचर कितना भी जान ले बट स्टूडेंट अगर अच्छा से नहीं करता है तो वो मेरा कुछ भी प्लस नहीं होता है। तो आप हमारे YBR एकेडमी, ठीक है, YBR एकेडमी को सर्च कर ले और उसमें हमें बताएं। ठीक है, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं जो लिखा हुआ है 882543 नहीं, यहाँ पे हम लोग 376423 इस पे कॉल करके आप हमें या मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825376423। सॉरी, ये तो यही नंबर था। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि नंबर 8581 है, 8581 437 है। ठीक है, 437 पे आप मैसेज कर सकते हैं कि कौन सा वीडियोस आप लोगों को चाहिए, किस तरीके के वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस तरीके से आप बताएं और हमें प्रोत्साहित करें, एक लाइक और एक कमेंट दे दें, जिससे कि हमारे वीडियोस में लाइक करने पे प्रोत्साहन बढ़ सके और मैं आप लोगों के लिए सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से डाल सकूं। त्रिभुज यहाँ पे अब 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन, आकृति में त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांग सम है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वांग समता देखने के लिए देखिएगा, यहाँ पे हमारा दे रखा है BC दे रखा है। देखिएगा यहाँ पे मैं आप लोगों को बना कर बता देता हूँ। ठीक है, BC है मेरा, ठीक है BC है, और यहाँ पे AD है तो AD है, और यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है। मतलब कि देखें तो हम लोग बोलता है क्या है ना कि यहाँ पे साइड है, ठीक है, एंगल है, फिर एंगल है, साइड है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल भी होता है, एंगल साइड कर सकते हैं, तो एंगल साइड से हम लोग कर सकते हैं, यानी कि AAS मेरा सही होता है। यहाँ पे हम लोग देखिए ASA पढ़ते हैं एक ठो और AAS पढ़ते हैं, दोनों में फ़र्क बस थोड़ा सा का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं उसको बता देना डिलीट कर देता हूँ। अगर देखिए ट्रिएंगल को दो ठो ऐसे दे रखा है, फिर दो ठो ट्रिएंगल ऐसे दे रखा है। अगर मान लेते हैं कि ये वाला दोनों एंगल दे रखा है इक्वल में और ये साइड इक्वल दे रखा है, तो इसमें लगता है एंगल साइड एंगल। बट अगर आपको ये साइड दे रखा है और दोनों एंगल ये बराबर होते हैं और ये साइड है, तो हम लोगों को एंगल साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइड एंगल कभी नहीं लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा। थैंक यू, बस आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा टॉपिक होता है, मैं बताऊंगा उसे, और आप लोग ध्यान से इसे पढ़ें। और 40 मिनट में पूरे 40 क्वेश्चन 38 मिनट में ही आपको कंप्लीट करा दिए गए। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।